हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी व्यू यूट्यूब चैनल। स्टडी व्यू के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इतिहास से रिलेटेड होगा। और इतिहास में हम जानते हैं कि इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो होगा मध्यकालीन भारत, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस जो मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जो फैक्ट है वो एग्जामिनेशंस में काफ़ी बार रिपीटेड हो रहा है, तो इसको बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से हम देखेंगे सारे लाइन। लूसेंट की बुक है, लूसेंट की ये बुक है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर यहाँ से सारे पॉइंट को अगर कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो है किसी भी एग्ज़ाम ने जीएस जीके का सेक्शन में नंबर क्रैक मिस हो सकता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मध्यकालीन भारत के कुछ इतिहास के बारे में बता देता हूँ। देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले अरबों ने भारत पर जो है अरबों के आक्रमण से ही स्टार्ट होता है। और उस समय जब अरब आक्रमण करते हैं उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ओके, तो जब अरब भारत पर आक्रमण करते हैं तब मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। उसके बाद देखिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, तराइन का प्रथम युद्ध आज किया जाता है। तो किसके किसके बीच लड़ा गया है ये आपको याद रखना, और किसके विजय हुए थे। प्रथम युद्ध जो है 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। और अगेन फिर एक साल बाद 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें गौरी एवं पृथ्वीराज, इस बार गौरी विजयी रहा था। तो प्रथम युद्ध में गौरी हार गया था और द्वितीय युद्ध में गौरी जो है विजयी रहा। तो ये एक छोटी सी नोट करने वाली चीज़ है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है। चलिए, अब मध्यकालीन भारत का सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सल्तनत काल, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का जो स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो जो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, याद रखिएगा। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली थी, बनाया नहीं था। ओके, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है और हम एग्ज़ाम में गलती करके चले जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन इसको पूर्ण रूप से निर्माण जो कराया था वो मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, ये निर्माण जो है वो ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। लेकिन कुतुब मीनार की इसने सिर्फ नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु जो है यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया था। तो यही एक शासक है जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय यानी घोड़े से गिरकर हुई थी मृत्यु। ठीक है, काफ़ी बार एसएससी में रिपीट हुआ था, इसको आपको ध्यान देने हैं। अब देखिए, इसके बाद जो शासक था इल्तुमिश के बारे में यहाँ पढ़ रहे थे। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या कर इल्तुमिश जो है 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब इल्तुमिश देखिए, इल्तुमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया था इल्तुमिश ने। तो इल्तुमिश जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये नोट करने वाली चीज़ है। उसके बाद देखिए, एकता प्रणाली चलाई थी। इल्तुमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहल गानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब इल्तुमिश के द्वारा कराया गया। इल्तुमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया।
इल्तुतमिश ही वो शासक था जिसने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई थी 1236 ईस्वी में हो गई थी। और उसके बाद जो है इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था, और ये कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया। उसके बाद देखिए शाह तुर्कान में अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाया और रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम जो है प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। तो रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासक थी, महिला मुस्लिम शासक थी, ये आपको याद रखना। अब देखिए रजिया जो बेगम थी उन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी जिसे काबा भी कहते हैं एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। ठीक है, तो ये रजिया सुल्तान थी जिन्होंने ये पर्दा प्रथा को त्यागा था, अब प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी। ओके, अब देखिए इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए फ्रेंड, एक चीज़ आपको बता दूँ, जो मैंने हाईलाइट किया है ये पॉइंट, इसको ही आपको ओनली हाईलाइट करना है अपने लूसेंट बुक में, और इसी को सिर्फ पढ़ जाइए, यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, देखिए बलबन का वास्तविक नाम जो है था, बलबन का जो वास्तविक नाम तो क्या था, बहाउद्दीन था, और वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तो इल्तुतमिश का गुलाम का नाम क्या था, बहाउद्दीन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, शम्सुद्दीन कैमूर। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश का अंतिम शासक अगर पूछता है तो कौन है, शम्सुद्दीन कैमूर था। उसके बाद आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था, 1290 से 320 ईस्वी तक। और गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो किसने, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, कोई भी वंश हो उसका सिर्फ संस्थापक और अंतिम शासक ज़्यादातर क्वेश्चन आज करते हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा नोट करिएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश की स्थापना की। ओके, अब देखिए जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ाम निकुपुर इलाहाबाद में कर दी थी। अब 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। अलाउद्दीन के बचपन का नाम जो था अली या फिर गुरशाप था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने अपने शासन काल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। तो इसके शासन काल में जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। जैमत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खम्बा महल अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो ये जितने भी पॉइंट है सारे इम्पोर्टेंट है। जैमत खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खम्बा महल, ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी इसके ही शासन काल में चलाया गया था। ओके, उसके बाद देख लेते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई थी 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई थी। और इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ओके गद्दी पे बैठा। और मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, यही मुबारक खिलजी था, और ये राज दरबार में स्त्री का वस्त्र पहनकर आ जाता था स्त्रियों के। और मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण, तो खलीफा की उपाधि किसने धारण की थी, मुबारक खिलजी या फिर कहे तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ओके, मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक ने वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 में इसकी हत्या कर दी थी। और खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। उसके बाद आता है फ्रेंड तुगलक वंश। तुगलक वंश से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शंस पूछे जाते हैं। देखिए, और ये सिर्फ आप एक कहानी के माध्यम से इसको सुन लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद जो मैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको जो है पूरा कहानी क्लियर होगा, और वो लूसेंट के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से मैं अपलोड करूंगा। ओके फ्रेंड, तो कहानी को एक बार जस्ट आप समझिए इसको।
5 सितंबर 2320 को खुसरो खां को पराजित कर गाजी मालिक या तुगलक गाजी का गयासुद्दीन तुगलक नाम से 8 सितंबर 1320 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। ये गयासुद्दीन तुगलक जो है 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। तो जो गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों को भूमि को पुनः लौटाया था और इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करा था। संभवतः नहरों का निर्माण भी गयासुद्दीन प्रथम शासक था। तो नहरों और कुओं का निर्माण करने वाला शासक का नाम पूछा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक। ओके, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान के लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी का महल से ही दबकर की गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ये जूना खां कौन था? गयासुद्दीन का सेनापति था और इसी के द्वारा जो लकड़ी का महल था निर्मित था, उसी में इसकी दबकर मृत्यु हो जाती है। और जूना खां को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है और ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सनक भरी योजनाओं से कुकृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील पागल यानी रक्त पिपासु भी कहा गया। तो स्वप्नशील या पागल शासक किसको कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की थी और इसका नाम दौलताबाद रखा था। अब देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आए हैं। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। तो ये जो है अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता क्वेश्चंस किया जाता है तो ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये कहाँ का था? ये अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 में सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोड़ाल में हो गई थी। उसके बाद जो है फिरोज तुगलक आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक राज सिंहासन पर बैठते हैं। और फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला शासक का नाम किस शासक ने लगाया? तो आपको फिरोज तुगलक आंसर पे टिक करना है। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई भी लागू की जो उपज का 1/10 भाग था। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, देख ले एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अब देखिए फिरोज तुगलक की मृत्यु जो है 1388 ईस्वी में थी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलिए देख लेते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया था। दिल्ली में जो है कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। और मैंने कहा था कि जो है जिस वंश का अंतिम शासक और जो है संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। ओके, ये याद रखना। अब आते हैं लोदी वंश। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी और इन्होंने बहलोल सिक्के को भी चलाया था। तो बहलोल सिक्के को किसने चलाया था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। देखिए बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह उपाधि से दिल्ली का सिंहासन में 1504 ईस्वी में लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। लोदी जो वंश था उसका संस्थापक बहलोल लोदी था और बहलोल लोदी ने प्रचलन सिक्के चलाए थे बहलोल सिक्के का। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां जो 17 जुलाई 1400 सुल्तान सिकंदर शाह उपाधि धारण कर सिंहासन पर 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। उसके बाद गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 में हो गई थी और इसका पुत्र इब्राहिम, ये देखिए इब्राहिम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। और किसका पुत्र था? ये सिकंदर लोदी का पुत्र था। ओके, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, और बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए नियंत्रित किसने किया था? दौलत खां लोदी ने किया था। और इस प्रकार से यहीं जो है
दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे मुग़ल पीरियड, ओके, मुग़ल शासन। तो जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी, इन्होंने पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर के साथ, और जिसमें इसकी पराजय हो जाती है और यहीं से जो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। और इसके बाद जो है मुग़ल पीरियड आ जाता है, यानी कि मुग़ल और आ जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुग़ल शासक। ओके फ्रेंड, तो ये था कुछ कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट जो दिल्ली सल्तनत से था। ठीक है, आगे हम मुग़ल पीरियड पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड स्टे विद अस। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम जो है MCQ टाइप के इसी के स्टोरी से रिलेटेड जो आए हुए हैं नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो इस कहानी के माध्यम से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू।